हेलो स्मार्टियंस, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट अचीवर्स। आई वेलकम यू ऑल एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, स्पेसिफिकली ऑफ 29 जनवरी शिफ्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स of K3FeOH का whole 6. So we have first complex K3OH6 which can be written as तो FeOH का whole 6। तो अगर हम K3 को यहाँ से हटाएंगे तो किस फॉर्म में आयनाइज होगा? K के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो इसके ऊपर आपका चार्ज आएगा -3। सेकेंड आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है? K4FeOH का होल 6। इसको जब हम ट्रीट करेंगे तो वी विल गेट FeOH का होल 6 एंड -4। अब आपको बताना है इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ इसकी, x -6 बराबर -3, सो x इज इक्वल टू +3। यानी फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की वो कितनी है? +3 है। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी? -4, दैट इज इक्वल टू +2। अब हमें फिलिंग स्टार्ट करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे आयरन होता है 26, तो इट कैन बी रिटन एज 3d6 4s2। अगर मैं बात करूँ आयरन +3 की, तो इसमें कितना होगा? आपके पास 3 है। तो सबसे पहले आपका s ऑर्बिटल में जो आपके पास s ऑर्बिटल प्रेजेंट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, देन d से, तो वी विल गेट 3d5 हेयर। इस केस में अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या मिलेगा? x +2 में, यानी आयरन +2, सो वी विल गेट d6 4s2। तो यहाँ से अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ ये कट जाएगा, बचेगा क्या? ये सिर्फ 3d6। तो यहाँ पे आपके पास 3d5 है, वहाँ पे 3d6। जब हम फिलिंग करेंगे इसकी 1 2 3, अब दोनों में लिगेंड तो आपके सेम प्रेजेंट है, इसमें भी आपका OH है, इसमें भी आपका OH ही प्रेजेंट है। तो फिलिंग जब हम इसकी स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 है इसके पास, एंड इसके पास कितने आपके पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू कैसे निकाला जाता है? बोर मैग्नेट्रॉन दैट इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है? n+2, वेयर n आपके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यू इसके लिए कितना होगा? √5 5 + 2, दैट केम आउट टू बी अप्रॉक्स 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। सेकेंड, यहाँ पे आपके पास कितने प्रेजेंट हैं? 4 आपके पास अनपेयर्ड प्रेजेंट है। तो वी कैन राइट एज √4 4 + 2, सो इट विल बी अप्रॉक्स 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपका क्या आएगा? फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक मोमेंट आपका है 5.92, सेकेंड वाले का अप्रॉक्स में 4.90। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में मेंशन है? सेकेंड वाले में। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड पे चलते हैं, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ E वर्सेस H। तो E वर्सेस Z की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ग्राफ आपका क्या दे रहा है? परफेक्टली ग्राफ शो कर रहा है कि अगर हम E वर्सेस Z के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरीके का ग्राफ आएगा। जैसे हमें पता है एनर्जी कितनी होती है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए? -13.6 Z²/n²। ठीक है, अब n की वैल्यू आपका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यहाँ पे। n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है, क्वांटम नंबर, एंड z आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो एनर्जी जो क्या है यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है -z² के। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आपका ग्राफ होता है, जैसे y = x² का ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो किस तरीके का ग्राफ आएगा? पैराबोला टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनर्जी -z² में, और स्लोप आपकी क्या है? नेगेटिव है। तो अगर मैं एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूँगी विद z,
तो इट मस्ट कम एज अ पैराबोला, बट आपकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स आएगा। तो अब किस में हमें ये ग्राफ मेंशन है, जैसे इसमें देखो स्ट्रेट लाइन है तो ये तो नहीं होगा, इसमें हाफ आपको गिवन है, हो सकता है ये वाला, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इंक्रीज तो नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी जो है आपकी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड माइनस ऑफ जेड स्क्वायर के, तो नेगेटिव साइन तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है। लास्ट वाला देखो इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, पैराबोला इसमें भी बन रहा है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचता है, सेकेंड वाला। सेकेंड ऑप्शन में आपको ये वाला पार्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ किस तरीके से फॉर्म करा गया ग्राफ को, इस तरीके से, तो ये आपका एनर्जी हो गया और ये आपका जेड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्रोमेटोग्राफी से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। सो क्रोमेटोग्राफी आपकी क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है जिसको आप यूज़ करते हो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अलग अलग एलिमेंट्स को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज इज अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन अ इनर्ट सपोर्ट। अब हमारे पास अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे TLC हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन अच्छा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आपका एक प्रिंसिपल की तरह अप्लाई होता है और ये मेनली आपका किस में लगता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपका सबसे पहले एक पेपर होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसके अंदर जो आपका वाटर प्रेजेंट होता है तो वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि इन पार्टीशन में स्टेशनरी फेस थिन फिल्म होती है लिक्विड की प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट। बिल्कुल सही है कि पेपर जो क्रोमेटोग्राफी होती है आपकी, उसमें आपका एक थिन लेयर होती है सेलुलोज की जिसके अंदर वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है, सो दैट इज एक्टिंग एज अ इनर्ट सपोर्ट। सेकेंड क्या बोल रहा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। बिल्कुल सही है, मटेरियल जो होता है आपका पेपर का वो होता है सेलुलोज, तो ये आपका क्या करता है, इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस, ये आपका स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट भी करता है, स्टेशनरी फेस की तरह। और इसके अंदर वाटर आपका क्या प्रेजेंट होता है, एड्जॉर्ब्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वाटर आपका एड्जॉर्ब रहता है, दैट इज एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेस। तो वाटर इज, तो आपका पेपर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मटेरियल जो प्रेजेंट होता है पेपर का वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस। बिल्कुल सही है, पेपर के अंदर आपका जो वाटर प्रेजेंट होता है दैट इज एक्टिंग एज अ एब्जॉर्बेंट और वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका क्या है इसमें करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या है इसमें करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम बिलो। अब सबसे पहले आपके अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आपके इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। इसेंशियल के आपके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि फर्स्ट हिस्टिडीन, सेकंड आइसोल्यूसिन, थर्ड लाइसिन, फोर्थ आपके पास होता है ल्यूसिन, देन फिफ्थ मिथ्योनिन, देन सिक्स्थ फिनाइल एलेनिन, तो सेवेंथ आपका होता है थेरियोनिन, देन वी हैव वैलिन एंड लास्ट आपके पास प्रेजेंट होता है टायरोसिन। ओके, सो लास्ट आपका टायरोसिन नहीं होता, इसमें होता है आपका ट्रिप्टोफेन। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जैसे हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, थेरियोनिन, वैलिन और ट्रिप्टोफेन।
अब हमें देखना है अगर आपके ऑप्शन में मैचेस मैच करते हैं इसके साथ तो दैट विल बी कंसीडर एज इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे वैलिन, तो वैलिन देखो आपका प्रेजेंट है 8 नंबर पे, तो ये आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है। प्रोलीन क्या है यहाँ पे? नहीं, तो प्रोलीन इज नॉट कंसीडर एज इसेंशियल अमीनो एसिड। लाइसिन प्रेजेंट है आपका, थेरियोनिन प्रेजेंट है, टायरोसिन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये टायरोसिन नहीं है, ट्रिप्टोफेन है। तो बेसिकली कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके? ए, सी एंड डी, यानी कि ए, सी, डी फर्स्ट वाले में आपको दे रखा है। तो बेसिकली जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं आपको सिर्फ क्या याद रखना है, बिकॉज 9 अमीनो एसिड आपके क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। तो आप जस्ट इन्हें याद रख लो, बाकी सारे तो आपके नॉन इसेंशियल ही होंगे। तो इसमें कौन कौन सा आते हैं? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, लियोसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एनिलिन, देन थेरियोनिन, वैलिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन के बाद आपको चेक करना था कौन कौन से प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which among the following halides will generate the most stable carbocation in nucleophilic substitution? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया कार्बोकेटायन। तो ये एक तरीके का क्या होगा आपका? SN1। अब बस हमें ये चेक करना है किसमें आपका कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे इस वाले में अगर मैं देखूँ तो ब्रोमीन रिलीज होगा, तो ये क्या बनेगा आपका? एलाइलिक कार्बोकेटायन। इसमें आपका बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। इस वाले में भी आपका बनेगा एलाइलिक। देन इस वाले में 3 प्रेजेंट है आपके फिनाइल एंड वी हैव पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ये तो एलाइलिक है, अब ये बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक हमेशा क्या होता है? मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एलाइलिक। तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। अब इन दोनों पे बात करते हैं। इसमें सिर्फ स्टेबिलिटी आ रही है आपके सिर्फ एक जो ये प्रेजेंट है बेंजीन, इसमें आपके 3 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिनसे आपको कार्बोकेटायन की मिलेगी मोस्ट स्टेबल। तो ये वाला कार्बोकेटायन आपका क्या होगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अब जो सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही आपका सबसे ज़्यादा क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? फोर्थ वाला। सो आपको सिर्फ क्या चेक करना था इसमें? सिंपल GOC है, यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द इक्विलिब्रियम CO+3H2। आपके पास एक इक्विलिब्रियम दिया गया है, CO+3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद CH4+H2O। अब बोला गया यहाँ पे कि प्रेशर को क्या करा गया? इंक्रीज़ करा गया। जब प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम तो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो ये कहाँ जाएगा? तो ये अपने आप को लेस प्रेशर वाली साइड पे लेस प्रेशर साइड पे जाने के लिए क्या करेगा? फोर्स करेगा। अब देखो जहाँ पे आपके ज़्यादा मोल्स होंगे वहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा गैस का। जितने ज़्यादा आपके गैस के मोल्स होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे आपके कितने मोल्स है रिएक्टेंट साइड पे? 4। यहाँ पे आपके कितने मोल्स है? 2। तो जिधर कम मोल्स है उधर रिएक्शन जाएगी। तो रिएक्शन आपकी क्या होगी? जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। ठीक है, तो अब देखो इस वाले का कंटेंट हमेशा रिएक्शन में बढ़ेगा। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे इसका रिएक्टेंट का कंटेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट हम इसे चेक करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की इंक्रीज होगी? नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका जो प्रोडक्ट साइड में है उसकी कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होगी ड्यूरिंग द टाइम। सो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। सेकेंड देखते हैं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम आपका प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? विद लेस नंबर ऑफ मोल्स। और लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ प्रेजेंट है? रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सी वाला देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। अब देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, यानी ये वाली वैल्यू तो आपकी इंक्रीज कर रही है। तो आपका के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा? डिक्रीज ही होगा ड्यूरिंग द टाइम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। बिल्कुल सही।
डी वाला देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपकी सिमिलर हो रही है? नहीं, कंसंट्रेशन आपकी प्रोडक्ट की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की तो क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें आपका? बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। किस में दे रखा है आपको? देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको गिवन है बी एंड सी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, NaCl इज एडेड टू द आइस एट 0 डिग्री। अब NaCl क्या प्रेजेंट है? एक सॉल्ट है, इसको 0 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे ऐड करा गया एंड द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ द आइसक्रीम। ठीक है, अब देखो NaCl जब आप 0 डिग्री पे इसको ऐड करोगे तो सॉल्ट को ऐड करना मतलब आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हो। जब आप इम्प्योरिटी को ऐड करोगे तो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। सबने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस। फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो डिप्रेशन होने की वजह से अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टू प्रिवेंट द मेल्टिंग। क्या नमक डालने से NaCl अगर हम डालेंगे आइसक्रीम में तो क्या आपका मेल्टिंग ही प्रिवेंट हो जाएगी? वो हमेशा की हमेशा आइसक्रीम बनी रहेगी? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। जब आप क्या डालते हो? इम्प्योरिटी अगर ऐड कर रहे हो तो आप एक तरीके से डिप्रेशन कर रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट में। आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, आप उसके टाइम को, प्रोसेस को आप स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हो। तो क्या प्रिवेंट हो रहा है इससे? नहीं, सिर्फ आप उस प्रोसेस को क्या कर रहे हो? स्लो डाउन करा रहे हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स। सेकेंड देखते हैं, ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है। जैसे हम NaCl ऐड करते हैं आइस में तो क्या होता है? उसकी वजह से आपका इम्प्योरिटी आ रही है, तो इम्प्योरिटी में आपका क्या हो रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है, जो कि सबने आपने किस में पढ़ा होगा? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये वाला आपके पास क्या है? ट्रू है। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। On nitration of metaxylene with HNO3 and H2SO4 followed by oxidation 4-nitrobenzene and this carboxylic acid is obtained as a major product। तो पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। आपके पास क्या प्रेजेंट है? मेटाजाइलिन, यानी CH3 एंड वी हैव दिस मेटाजाइलिन प्रेजेंट है। इसको हमने ट्रीट करा किसके साथ? HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? नाइट्रेशन। ये क्या करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो ये नाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखो हमें पता है CH3 क्या होता है? एक तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसके पास कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होते जो मीजोमेरिक लगाएगा। ये सिर्फ क्या लगाता है? आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा। अब देखो एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, एक पॉसिबिलिटी ये इसके लिए ऑर्थो है, ये इसके लिए ऑर्थो, ये इसके लिए पैरा है और ये वाला इसके लिए पैरा होगा। तो यहाँ पे हम या तो यहाँ फिक्स कर सकते हैं या फिर यहाँ पे NO2। तो अगर मान लो मैंने NO2 यहाँ पे लगाया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? CH3, वी हैव दिस CH3 एंड एक NO2 यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, एक बार NO2 आपके किस पे आ गया? ऑर्थो पे। एक बार NO2 आ गया पैरा पे। अब हमें चेक करना है, देखो यहाँ पे आपके 3 साइमल्टेनियसली ग्रुप एक साथ हैं, रिपल्शन लगेगा यहाँ पे। तो रिपल्शन लगने की वजह से उसने पूछा आपसे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉर श्योर प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों प्रोडक्ट। बट आपका मेजर तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट आपका बीच वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या आएगी? डीस्टेबिलिटी आएगी, ज़्यादा नहीं बट स्टिल रीस्टेबल होगा थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद बोला इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जो भी आपके एल्काइल ग्रुप होंगे सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक में, यानी COOH एंड NO2। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। अब इससे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा? COOH, वी हैव NO2 एंड वी हैव COOH, यानी कि 2 1 2। तो इससे बनेगा 2 नाइट्रो बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला तो हमें नहीं चाहिए, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये किस में बनेगा? माइनर में। ये वाला आपके पास क्या है? आपका मेजर प्रोडक्ट है, जिसका नाम क्या होगा? 4 नाइट्रो
बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं, क्या CH3 ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है वाइल NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर? बिल्कुल सही है। कि अगर हम बात करें कि किसकी एडिशन कराना है अगर NO2 की, तो CH3 तो पता है आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो CH3 अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराने वाले हो तो CH3 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कहाँ पे डोनेट करता है? हाइपर, CH3 एक बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है प्लस H में, तो या तो ऑर्थो पे लगाएगा या पैरा पे, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे इंक्रीज करेगी। जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो को या पैरा को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। सेकेंड चीज़ इसमें क्या मेंशन है, NO2। अब NO2 क्या लगाता है आपका, -M, तो -M अगर लगा रहे हैं तो कहाँ से, -M पैरा या तो ऑर्थो से लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कहाँ से, ऑर्थो से या फिर पैरा से। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, मेटा पे। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा इन केस ऑफ NO2 दैट विल बी ऑन द मेटा पोजिशन। ठीक है, तो ये भी सही है बिल्कुल। तो कौन कौन से आपके ऑप्शन करेक्ट हुए, स्टेटमेंट 1 भी आपकी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी आपकी करेक्ट है। तो कौन सा सही होगा इसमें, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस। तो आपके पास एक इक्वेशन है 5I माइनस प्लस IO3 माइनस इज गिविंग, प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है 6H पॉजिटिव इज गिविंग 3I2 प्लस 3 वाटर। अब सबसे पहले आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 200 ml आपके पास KI का सॉल्यूशन है, रिएक्ट विद 0.004 मोल ऑफ KiO3। अब KI हमें दिया है सॉल्यूशन 1 मोलर का, और इसका आपको 200 ml प्रेजेंट है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकती इसके। 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 200 इंटू यानी 1000, तो इट विल बिकम 5 अप्रॉक्स। सो n इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई, सो n आपका कितना आ गया 0.02। तो ये आपके आ गए मोल्स किसके, KI के। सेकेंड, रिएक्ट कर रहे हैं कितने मोल्स, KiO3। अब KiO3 के मोल्स अगर आपको निकालना है तो ये 5 है और इसका 1, तो इसका 5 टाइम्स यूज़ हो रहा है, उसका 1 टाइम्स। तो अगर इसके मोल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, KiO3 के 1/5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। तो कितना आएगा 1/5 इंटू 0.02 दैट इज 0.004 मोल्स। क्योंकि जब ये 5 गुना यूज़ होगा तब ये 1 टाइम यूज़ होगा, ये 1 टाइम्स तो ये 5 टाइम्स। तो इसके मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा 1/5। अब देखो मोल्स आपके कितने आए, 200 ml जब आपने KI यूज़ करा तो आपके कितने, इतने मोल्स रिएक्ट करे किसके, KiO3 के। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड वाला देखते हैं। 200 ml KI सॉल्यूशन, तो बी ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 200 ml आपके पास KI सॉल्यूशन है, तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे KI के वो कितने होंगे इसमें 200 ml था ना इसका, तो 200 यानी डिवाइडेड बाई 1000 एंड इनटू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1 मोलर दिया है ना सॉल्यूशन, 0.1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1000, तो इट विल बी 5 टाइम्स। सो n बराबर हो गया इसमें 0.02। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कितने हैं 0.02। रिएक्ट कितने, अब हमें H2SO4 के मोल्स पूछ रहा है, तो देखो H2SO4 आपका यहाँ से मिलेगा, तो इसके मोल्स कितने आएंगे H2SO4 के 6/5 टाइम्स। अब 6/5 मैंने क्यों करा, क्योंकि जब आपके 5 मोल यूज़ हो रहे हैं KI के, तो उस टाइम पे 6 मोल्स यूज़ हो रहे हैं आपके H पॉजिटिव के, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.004 यानी 0.024। तो ये आपके पास क्या हो गए मोल्स। अब देखो यहाँ पे कितना गिवन है 0.006, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। सी वाला देखते हैं यहाँ पे 0.5 लीटर ऑफ KI सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड 0.005 मोल्स ऑफ I2। 0.5 लीटर का मतलब क्या होगा, ठीक है। सी वाले में देखो
आपके पास 0.5 लीटर है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूँ तो 0.1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स इंटू 0.5, सो n बराबर कितना हो गया 0.05। ये आ गए आपके मोल्स किसके, KI के। अब प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने 0.5 मोल्स ऑफ I2 में देखो यहाँ पे 3 है, यानी जब आपके 5 मोल्स KI के यूज़ होंगे तो उस टाइम पे 3 मोल्स आपके I2 के बनेंगे। सो अगर मैं I2 के मोल्स निकालूँ इससे तो कितना आएगा 3/5 टाइम्स ऑफ 0.05, यानी कि 3/5 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ द KI। तो यहाँ पे आपके पास 0.01 दैट इज 0.03 मोल्स। ठीक है, तो इससे मोल्स आपके कितने हैं I2 के 0.03, आपको कितने मेंशन है 0.05, गलत ये भी। डी वाले में देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 5। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। सो इक्विवेलेंट वेट आपका वो वेट होता है जो एक्चुअल में रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे, आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर आपका क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे आयंस दे रखे हैं आपके, तो जितना आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, जैसे I नेगेटिव से अगर कोई चीज़ I2 में जाएगी तो -1 to 0 यानी 1 का चेंज है। 5 अगर आपके पास I नेगेटिव प्रेजेंट है तो 5 I नेगेटिव से 5 I2, तो आपके पास 5 का चेंज आएगा। इस वजह से इसका n फैक्टर कितना होगा आपके पास 5। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हुए, A एंड D। ये किस में दे रखा है, फर्स्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स से आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो किसी के भी मोल्स। आप जस्ट स्टिचोमेट्री आप अपनी मेंटेन करके रखो इसमें। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन आपका है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले आपका ट्रांजिस्टर में क्या क्या, बैटरीज में क्या आपका एनोड होता है, कैथोड होता है, वो पूछ रहा है। अब इन सबसे मुझे इन्वर्टर का तो पता ही होता है सबको, सब पढ़ के आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इन्वर्टर में क्या यूज़ होता है, एनोड आपका PB होता है और कैथोड आपका ये, तो C का तो फोर्स है। अब स्पेस जो शिप होती है वहाँ पे आपका यूज़ होता है हाइड्रोजन गैस, तो D वाले का क्या ऑप्शन है आपका सेकेंड। हियरिंग जो एड्स होते हैं वहाँ पे आपका यूज़ होता है, एनोड आपकी जिंक होती है, कैथोड आपका जिंक HgO का प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है, तो B वाले का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो A वाले का क्या होगा, सिर्फ क्या बचा, थर्ड। ऐसा आपको किस में दे रखा है, A3 B2 A3 B1 C4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो ये वाला आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। O2 गैस विल बी इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमें ये बताना है इन सब में से A B C D जो आपको गिवन है, इन सब में से O2 गैस आपकी कब रिलीज़ हो रही है, किस वाले केसेस में रिलीज़ हो रही है। तो पहला वाला केस लेके चलते हैं, जब आपने AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करा इन प्रेजेंस ऑफ किस में, सिल्वर इलेक्ट्रोड में, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। देखो जब आपका AgNO3 का सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड भी सिल्वर ही है, तो सिल्वर का ही क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, सिल्वर का ही डिपोजिशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ, दो तरीके की रिएक्शन होगी, एक आपकी कैथोड पे और एक आपका होता है एनोड पे। एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन और कैथोड पे आपका क्या होता है रिडक्शन। जब आपकी सिल्वर ही इलेक्ट्रोड है तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन क्या होगा, Ag इज गिविंग Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका रिडक्शन में Ag पॉजिटिव इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्टेड इनटू Ag। ठीक है, सो ये दोनों रिएक्शन आपकी साइमल्टेनियसली इस फॉर्म में चलेंगी। तो यहाँ पे क्या O2 का कोई फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, चाहे हम बात करें कैथोड और एनोड में, नहीं, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड देखते हैं B ऑप्शन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब जब आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, क्या तब भी एक रिएक्शन होगी या कुछ अलग होगी, वो देखते हैं हम। इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, देखो प्लैटिनम के केस में आपका दो तरीके की रिएक्शन, कैथोड और एनोड। जो कैथोड होगा वहाँ पे आपका सिल्वर क्या होगा, डिपॉजिट होगा बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इट विल गिव Ag। एनोड पे आपका क्या होता है रिएक्शन, जो आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा,
वाटर आपका कन्वर्ट होगा O2 में प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज़ करेगा, क्योंकि एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे आपका क्लियरली एनोड के केस में आपका ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट हो रही है, इस तरीके से फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है O2 गैस किस में इवॉल्व होगी, तो प्लैटिनम वाले केस में होगी, यानी सेकेंड वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या दे रखा है आपको, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है H2SO4 का। H2SO4 का आपके पास क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी आपके पास दो रिएक्शन चलेंगी, एक आपके पास कैथोड और एक एनोड। अच्छा, जब डाइल्यूट है तो हम कह सकते हैं कि आपका वाटर का कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू H2SO4। तो कैथोड पे तो आपकी क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पे तो सिंपल है, H पॉजिटिव इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्टेड इनटू H2, ठीक है। और जब आपकी एनोड होगी तो क्योंकि वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो H2O जो होगा वही आपकी रिएक्शन करेगा, एंड यहाँ पे अगेन आपके पास O2 का क्या होगा, रिलीज़ होगा, यानी O2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। यानी थर्ड वाले में भी आपकी क्या होगी, O2 गैस रिलीज़ हो रही है। अब हमें फोर्थ वाले में चेक करना है। डी वाले ऑप्शन में देखो आपके पास कंसनट्रेटेड क्या दे दिया, H2SO4। जब आपके पास कंसनट्रेटेड होता है तो वाटर का कंटेंट ऑब्वियसली कम है, तो वहाँ पे ये रिएक्शन तो होगी। कैथोड में आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा। कैथोड में आपकी क्या रिएक्शन चलेगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग H2। यहाँ पे लेकिन एनोड के केस में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एनोड में देखो क्या रिएक्शन होगी आपकी, एक रिएक्शन तो ये चलेगी क्योंकि वाटर तो आपका प्रेजेंट है ही। कंसनट्रेटेड का मतलब ये नहीं होता कि पूरा ही हमने एसिड ले लिया, ठीक है, वाटर तो प्रेजेंट है ही। एक आपके पास क्या प्रेजेंट है, सल्फेट आयन। तो SO4 2 माइनस आपका किस में कन्वर्ट होता है, S2O8 2 माइनस में, और प्लस आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो ये वाली बैक साइड में रिएक्शन चल जाती है, जिसकी वजह से आपका O2 यहाँ पे इवॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो डाइल्यूट के केस में आपका O2 रिलीज होगा, बट कंसनट्रेटेड के केस में नॉट पॉसिबल। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, B एंड C, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं इसे दोबारा। फर्स्ट वाले में आपका क्या था, AgNO3 प्रेजेंट है सिल्वर इलेक्ट्रोड में। तो जब आपकी इलेक्ट्रोड और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर है तो सेम आपका उसका ही सेम कंपोनेंट जो प्रेजेंट है उसका ही आपका डाइल्यूशन होगा, उसी का डिपोजिशन होगा। तो यहाँ पे आपका दोनों के केस में सिल्वर मिलेगा, चाहे वो एनोड हो कैथोड। सेकेंड, जब आपने प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ली तो उस केस में आपका एनोड पे क्या मिलेगा, आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पे आपका O2 रिलीज मिलेगा। एंड अगर कैथोड की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका सिल्वर डिपोजिट होगा। इस वाले केस में, डाइल्यूट के केस में, क्योंकि वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है तो एनोड पे आपकी ये वाली रिएक्शन मिलने की वजह से O2 आपका रिलीज हो जाएगा। बट जब हम बात करेंगे डी वाले की तो उस केस में आपका वाटर का कंटेंट कम होता है, तो ये साइड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। SO4 2 माइनस इज कन्वर्टेड टू S2O8 2 नेगेटिव एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई हमें ये रिएक्शन यहाँ पे आपको O2 रिलीज होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो B एंड C इसका क्या होंगे, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। आपको इसमें होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बताने हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, विच हैव सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो 4 हो, बट उसके पास हमेशा क्या होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ लिगेंड होने चाहिए। दैट इज कंसीडर्ड एज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आपके ए में है, बी में भी है, सी में नहीं है तो ये नहीं होगा, डी में है और ई में भी नहीं है। तो हम सिर्फ किसको चेक करेंगे, ए, बी एंड डी को, ठीक है। तो ए को चेक करते हैं। हमें चेक क्या करना है कि आपके पास किसमें ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, FeO4 -2। तो ये क्या होगा, x -8 इज इक्वल टू -2, x बराबर +6। +6 का मतलब क्या होता है, आयरन आपका 26, यानी कि 3d6 4s2, यानी +6 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 3d2। 3d2 का मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है, A1।
नहीं होगा ये हमारे पास, हमें तो ऑड चाहिए। बी वाला चेक करते हैं, FeCN6 -3, इसको सॉल्व करेंगे, x -6 बराबर -3, सो x इज इक्वल टू +3। अब आयरन आपके पास +3 क्या बनेगा, 3d5 4s 0, d5 ऑड है, ऑड ही हमें चाहिए, तो ये वाला हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट है। डी वाला चेक करते हैं, COCl4 -2 यानी x -4 बराबर -2, सो x बराबर कितना हो गया, +2, यानी CO +2 कितना आएगा आपके पास, कोबाल्ट 27 होता है, 27 का मतलब D7 4s2। अब जब आप 2 प्लस करोगे तो आपका रिलीज कहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, 4s से, यानी आपके पास क्या बचेगा, D7 3d7। तो इसके पास भी क्या प्रेजेंट है आपके पास, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें किस में देखना था, किस किस में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपके ऑप्शन नंबर बी एंड डी में। किस में दे रखा है आपका ये ऑप्शन, फर्स्ट वाले में, बी एंड डी ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन हेक्स 1 यानी हेक्स का मतलब क्या होता है, 6। ठीक है, 1 पे क्या प्रेजेंट है, इन, और 1 2 3 4 पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, 1 आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके पास आपके पास H भी तो प्रेजेंट होगा, H यहाँ पे, एंड इन तीनों के पास तो 4 बॉन्ड, दोनों के पास 4 बॉन्ड पूरे हो गए, एंड नाउ यहाँ पे H H H। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो सिग्मा कितने होंगे, 1 2 3 4। अब ये डबल बॉन्ड बनता है, जैसे पाई बॉन्ड बना है तो उसमें सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर आपका पाई बनता है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है, पहले आपका सिग्मा बनेगा, फिर एक पाई, फिर एक और पाई फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। सो 1 2 करेक्ट होगा। एक बार दोबारा चेक करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 14 आपके पास सिग्मा है, 3 आपके पास पाई है। तो ऐसा सिर्फ किस में मेंशन है, फोर्थ ऑप्शन में। तो सिग्मा सबसे पहले आपको काउंट करना है, जब भी आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है पहले आपका सिग्मा बनता है, उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनेगा। एंड अगर मैं बात करूँ जब आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो सबसे पहले सिग्मा बनेगा, फिर आपके पास 2 पाई बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सी डायमंड से ग्रेफाइट बन रहा है, यानी सी पहले ये डायमंड था, इससे आपका क्या बनाना है आपको, ग्रेफाइट। इसके लिए आपकी x किलो जूल की एनर्जी जा रही है। आपको 2 रिएक्शन दे रखे हैं, सी डायमंड प्लस O2 इज़ गिविंग CO2, एंड यहाँ पे आपके पास Y है, यहाँ पे आपके पास है सी ग्रेफाइट प्लस O2 इज़ गिविंग CO2, और इसको बोला जाता है Z। अब देखो यहाँ पे आपको डायमंड लेफ्ट में चाहिए, तो इसको तो मैं सेम रिएक्शन ऐसे ही रखूँगी, लेकिन मुझे इस वाले में ग्रेफाइट को कहाँ चाहिए, राइट साइड में, तो मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ। और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो आपकी एनर्जी, अगर आप इस रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी, तो जब रिवर्स रिएक्शन करोगे आपको एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा एनर्जी का। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपकी मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, CO2 इज़ गिविंग सी ग्रेफाइट प्लस O2, और इसके लिए एनर्जी है -Z। अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। तो जब आप ऐड करोगे आपका CO2 तो CO2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सी डायमंड इज़ गिविंग सी ग्रेफाइट, एंड यहाँ पे आपका Y -Z। ठीक है, तो x आपका किसके बराबर होगा, Y -Z के। किस में दे रखा है आपका ये वाला ऑप्शन, फोर्थ वाले में। ठीक है, तो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 है आपका, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिटरी प्रेसिशन बोथ द लीनियर एंड द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो क्या बोल रहा है, क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ किसी भी सब्सटेंस की प्रिसाइजली मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट कर सके किसी पार्टिकल का। ठीक है, तो ये किस में बताता है आपको, जब आप हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो तो उसमें आपका स्टेटमेंट होता है कि यू कैन नॉट मेज़र द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल विद सर्टेन और ग्रेट एक्यूरेसी, है ना। अगर आप किसी एक में
प्रिसिशन निकालने जाओगे, अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करोगे तो आपका सबसे ज़्यादा क्या आएगा, आपका मोमेंटम में क्या आएगा, मोस्ट अनसर्टेनिटी आएगी। और अगर आप मोमेंटम में क्या लाओगे, प्रिसिशन लाओगे, तो आपका पोजीशन में क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। सो आप दोनों चीज़ों को एक साथ विद फुल्ली प्रिसिशन क्या कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये इम्पॉसिबल है कि आप एक साथ दोनों चीज़ों को क्या कर सको, परफेक्टली विद प्रिसाइज वैल्यू आप उसको मेजर कर सको। दूसरी चीज़ क्या बोल रही है, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अगर पोजीशन की और अनसर्टेनिटी आपकी मोमेंटम में सिमिलर हो जाए तो क्या अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ये आएगी। सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखो, इसने बोला कि अगर आपकी अनसर्टेनिटी जो पोजीशन में है वो बराबर हो जाए डेल्टा पी एक्स के, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। डेल्टा पी एक्स बराबर किसके होता है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी एक्स है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी एक्स इसका क्या हो गया आपका, स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी एक्स कितना हो गया, एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये बन गया आपका एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, अच्छा वेलोसिटी में आपको अनसर्टेनिटी बतानी है, तो डेल्टा वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊँगी तो क्या आ जाएगा, रूट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। 4 और एम स्क्वायर ये हम बाहर निकाल सकते हैं, डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। क्या यही आ रहा है इसका आंसर, देखो एच अपॉन 2 पाई मतलब 1 अपॉन 2m एच अपॉन रूट पाई। ठीक है, यही आ रहा है हमारा 1 अपॉन 2m अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। तो अगर आपकी अनसर्टेनिटी दोनों के केस में इक्वल हो जाए, जैसे इसने बोला पोजीशन और मोमेंटम के केस में अनसर्टेनिटी दोनों की बराबर हो जाए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है और फर्स्ट भी करेक्ट है। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिएक्शन सीक्वेंस विल गिव एन एजोडाई। अब कौन सी रिएक्शन आपकी एजोडाई देगी, पहले इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले को, NO2। इसमें सबसे पहले अगर मैंने SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड करा तो ये फॉर्मेशन होगा NH2। सबसे पहले ये इसको रिडक्शन करेगा। सेकेंड यहाँ पे प्रेजेंट है NaNO2 प्लस HCl। ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रस एसिड फॉर्म करेगा यानी HNO2। तो ये आपका डाइजोनियम बनाएगा एमीन का, यानी कि N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है बीटा नेफ्थोल। ठीक है, बीटा नेफ्थोल क्या यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, OH प्रेजेंट है आपका। तो जब आपका डाइजोनियम और आप फिनोल, किसी फिनोल को ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है, एजोडाई। इसकी पैरा पोजीशन पे आके ये जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, OH। अच्छा बीटा है ना, सॉरी, यहाँ पे आएगा OH आपका। दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड टू बी अल्फा, ये आपका H है। तो इसकी पैरा पोजीशन में यानी इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, आपका N डबल बॉन्ड N इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये आपका क्या फॉर्म हुआ है, एजोडाई। ठीक है, जब भी आपका N डबल बॉन्ड N इस फॉर्म में आ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, और आपका कोई फिनोलिक वगैरह ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एजोडाई टेस्ट। तो फर्स्ट वाला तो आपका करेक्ट है। सेकेंड वाला अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, SO3H प्रेजेंट है। इसमें अगर आपने SOCl2 ऐड करा तो फर्स्ट आपका फॉर्मेशन होगा SO2Cl, देन NH3 अगर हम इसमें ऐड करेंगे सो यू विल गेट SO2 NH2, क्योंकि यहाँ से NH3 क्या करेगा, NH3 यहाँ पे H और इसका Cl लॉस होगा तो यू विल गेट SO2 NH2। देन आपके पास फर्दर आप इसमें
बेंजाइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकलेगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो क्या ये एजोडाई बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बनेगा NHCH2 बेंजीन, ठीक है। तो ये आपका एजोडाई नहीं है, तो सेकेंड के केस में आपका एजोडाई नहीं बन रहा। थर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ, देखो थर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड वाले में आपका सबसे पहले CN प्रेजेंट है। अब CN को जब हम H2SO4 से ट्रीट करेंगे 70%, तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, एसिडिफिकेशन होगा एक तरीके से, क्योंकि 70% का मतलब वाटर तो प्रेजेंट है ही। तो ये COCl, फिर उसके बाद अगर आप इसमें PCl5 ऐड करोगे तो सबने पढ़ी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl। देन यहाँ पे आपके पास NH2 है, तो NH2 अगेन एमीन आएगा, एमीन के साथ इसका H और इसका Cl दोनों रिलीज होगा, आपस में कंडेंस हो जाएंगे और आपके पास अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला आपके पास कंडेंस मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें भी आपका डाइजोनियम नहीं बनेगा। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में आपके पास N2 पॉजिटिव है, यहाँ पे N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, फिर आपका टॉल्वीन ऐड कर दिया, तो टॉल्वीन से क्या कभी भी डाइजोनियम बनता है, डाइजोनियम के लिए आपको कौन सा चाहिए, फिनोलिक, इस तरीके के ग्रुप्स चाहिए, तो इस वाले केस में भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एजोडाई टेस्ट बन रहा है, इसकी वजह से फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास दिया है ड्रग X बिकम इनइफेक्टिव, एक आपके पास ड्रग है, जब वो 50% डिकम्पोज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव, ठीक है। ओरिजिनल कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ बॉटल वॉज 16 मिलीग्राम है ओरिजिनल कंसनट्रेशन, एंड 4 मिलीग्राम 12 महीने में वो हो चुका है। तो आपको एक्सपायरी टाइम बताना है ड्रग का। अब हमें पता है कि ड्रग क्या हो रहा है, 50% जब डिकम्पोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें ड्रग वाले जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें हम कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन लगाएंगे, ये तो हमें मेंशन भी कर दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब KT इज इक्वल टू 2.303 log A0 अपॉन में A। तो सबसे पहले हमारे पास सब कुछ है, सबसे पहले हम K निकाल लें, क्योंकि चाहे रिएक्शन जिस भी ऑर्डर की हो, आपका रेट कांस्टेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, जिस रेट से अगर वो डिके हो रहा है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो K मैं सबसे पहले फाइंड आउट कर लेती हूँ। टाइम आपका 12 है, बराबर 2.303 log A0 कितना है आपके पास, इनिशियली 16 था और ये 4 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि 4। तो इसको हम लिख सकते हैं K इंटू 12 बराबर 2.303 इंटू लॉग 4, यानी K इंटू 12 बराबर 2.303 इंटू 2 log 2, और log 2 सबको पता है कितना होता है, 0.301। सो K इंटू 12 बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू 0.301। अब ये देखो 2 से मैं इसको कट कर सकती हूँ, 6 आ गया। सो K बराबर आपके पास हो गया 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई 6। सो ये आपकी आ गई K की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें ड्रग की टाइम निकालनी है जब वो क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, यानी 50%। तो K इंटू आपको टाइम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आएगा आपका 2.303 इंटू लॉग, देखो A0 आपके पास 16 तो रहेगा ही, 50% का मतलब ये 8 बचेगा, यानी कि 2 आएगा यहाँ पे। तो K आपके पास कितना हो गया, 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, बराबर है ये आपका 2.303 इंटू log 2 यानी 0.301। 0.301 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2.303 से ये कैंसिल, तो टाइम आपका कितना आ गया, 6 मंथ, ठीक है। तो आपको 6 महीने ड्रग में लगेंगे जब वो 50% आपका डिकम्पोज हो जाएगा एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपायरी टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, सबको क्लियर हुआ होगा ये। द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स अमंग लिथियम Na
बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्युमिनियम दैट हैज़ द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। तो इन सब में से सबसे लीस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है आपका? बेरिलियम का। और बेरिलियम जो ऑक्साइड बनाता है, एक बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है और एक Be2O3। तो मोस्टली हमें ये वाली इसकी ऑक्साइड देखने के लिए मिलती है Be2O3। तो यहाँ पे किस में दिया है देखो, A2O3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के कौन से ग्रुप 15 में क्या आता है आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये आपके कुछ मेंबर्स हैं। पहले 4 मेंबर आपको दिए गए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb। आपको चूज करना है वो एलिमेंट जो कि मेन कंपोनेंट होता है एपेटाइट फैमिली का। ठीक है, तो एपेटाइट क्या होते हैं आपके? एपेटाइट आपके फॉस्फोरस के कुछ क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसको कैल्शियम फॉस्फोरस एपेटाइट बोलेंगे, फॉस्फोरस एपेटाइट। अगर आपके पास क्लोरीन हो गया तो इसको क्लोरीन फॉस्फोरस एपेटाइट बोलेंगे। तो बेसिकली मैं इसमें क्या बताना चाहती हूँ कि जो आपके एपेटाइट होते हैं ये आपके फॉस्फोरस के मिनरल्स होते हैं। फॉस्फोरस जो होता है आपका ग्रुप 15 का मेंबर जो होता है फॉस्फोरस, दैट इज़ अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस एपेटाइट फैमिली। तो यहाँ पे ना नाइट्रोजन, आपके पास सिर्फ फॉस्फोरस होगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्रुप 15 में चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज़ अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। तो फॉस्फोरस होगा इसका। और इसकी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। तो फॉस्फोरस की जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज़ 10 ऑलमोस्ट 11.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद HBr टू गिव अ फिनोल। इनमें से कौन सा आपके पास HBr के साथ रिएक्ट करेगा फिनोल देने के लिए? ठीक है, अब HBr के साथ अगर आपको रिएक्ट कराना है तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें? एडिशन ऑफ H+। किस पे एडिशन होगा? सबको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यही क्या करेगा? अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा H पॉजिटिव को। सेकेंड स्टेप, फिर उसके बाद आपके पास क्या बचेगा सॉल्यूशन में? Br नेगेटिव, जो कि क्या करेगा? अटैक करेगा। तो देखो फर्स्ट वाले में चेक करेंगे, अगर OH यहाँ पे एडिशन कराऊँ और अगर मैं इस वाले पे, दोनों सिमिलर ही एक तरीके से, जब आप इसमें एडिशन कराओगे तो Br नेगेटिव को अटैक करना है इस वाले कार्बन पे, वो अटैक करेगा, या तो इस वाले पे करें। देखो Br इस वाले पे चेक करते हैं सबसे पहले। CH2 प्रेजेंट है यहाँ पे आपके पास, CH एंड वी हैव दिस OCH3 एंड OCH3। तो सबसे पहले अगर मैंने H पॉजिटिव इसमें एडिशन करवाया तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस लोन पेयर को ऐड करेगा सबसे पहले। CH2 CH एंड वी हैव OH पॉजिटिव एंड वी हैव CH3 एंड OH। फिर आपके पास बचा है ब्रोमीन नेगेटिव। तो ब्रोमीन नेगेटिव क्या करेगा? इस वाले कार्बन पे आएगा, इसको निकाल के ले जाएगा, बचेगा OH। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH2 CH वी हैव दिस OH एंड OH। ठीक है, तो क्या आपके पास फिनोल जनरेट हो रहा है? आपसे पूछ रहे हैं जिसमें आपका फिनोल बनेगा, तो फिनोल तो कहीं दूर दूर तक नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। इस वाले को चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम प्रोटोनेशन करा देते हैं O का, तो आपके पास क्या बना? OH। इस ऑक्सीजन का सबसे पहले मैंने प्रोटोनेशन कराया तो OH आ जाएगा। अब आपके पास सॉल्यूशन में जो Br नेगेटिव है वो क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर पास ऑन करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? OH, फिनोल। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट होगा। इस वाले पे जब आप अटैक करवाओगे, थर्ड वाले पे देखो तो आपके पास H पॉजिटिव इधर तो आएगा, लेकिन इस वाले पे देखो एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो आपका क्या बनेगा थर्ड वाले में? CH2OH। तो फिनोल नहीं बनेगा, बेंजाइल फिनोल बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा एक तरीके से।
इस वाले में अगर मैं H पॉजिटिव इसको ट्रीट कराओगे, Br नेगेटिव को यहाँ पे अटैक करना है। अब देखो यहाँ पे एक तो टर्शरी है, ये अटैक पॉसिबल भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ से अटैक कराओगे तो Br यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, CH2 यहाँ पे फॉर्म होगा। तो वैसे तो हमें वैसे ही क्लियर हो गया था कि सेकंड अगर ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी सारे तो आपके इनकरेक्ट ही हैं। बस सबसे पहले आपको इसमें ये करना होता है कि जो भी आपको ऑक्सीजन दिया है सबसे पहले उसमें H पॉजिटिव का एडिशन कराओ, देन Br नेगेटिव का अटैक कराओ जो रिस्पेक्टिव आपके पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वहाँ से उसको लीव करा के यू विल गेट एल्कोहल। आपको सिर्फ सेकंड केस ऐसा है जिसमें आपको एल्कोहल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब पहले से ही मेंशन कर दिया है सारे कॉम्प्लेक्स आपके क्या है, लो स्पिन है, ठीक है। ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स है कुछ, आपको सब निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो कलर, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है, येलो कलर। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक बार मैं लिख लेती हूँ, K3CO NO2 का 6, वी हैव K4FeCN का 6, वी हैव K3FeCN का 6, you have CO2 and FeCN का 6, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, कौन सा कंपाउंड, सबसे पहले तो येलो कलर कौन से होते हैं। देखो ये वाला आपके पास येलो होता है, ये वाला भी आपके पास ब्राइट और लाइट बोल सकते हो येलो ही होता है, ये आपके पास रेड होता है। अच्छा एक और है इसमें ZN2FeCN6, ये आपके पास होता है कॉपर का ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। और ये वाला होता है आपके पास वाइट कलर का, ठीक है। तो येलो आपके पास सिर्फ दो है, हमें इन दोनों में ही चेक करना है। आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो इसमें चेक करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले में CONO2 6 यानी कि माइनस में 3, तो x -6 बराबर -3, सो x बराबर हो गया इसमें कितना, +3। कोबाल्ट +3 की अगर मैं बात करूँ तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, D7 4s2 जनरल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचेगा D6। अब D6 हमें फिलिंग करनी है लो स्पिन में, देखो 1 2 1 2 3 क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, तो लो स्पिन में 1 2 3 4 5 6 सारे आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर हो गए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। तो इसका म्यू स्पिन ओनली क्या होगा आपके पास, 0। सेकेंड वाले की अगर मैं चेक करूँ इस K4 वाले की, तो देखो K4 आपके पास क्या प्रेजेंट है, FeCN6 -4 यानी x -6 बराबर -4, x बराबर हो गया आपका +2। तो अगर आप Fe+2 की बात करूँ अगर मैं, तो क्या होता है इसमें D6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगेन आपको बनाओगे इसे, तो आपको हमेशा मेंशन करा गया है इसमें कि लो स्पिन है, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 0। तो दोनों ही केस में आपका क्या आ रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है। तो अगर मैं दोनों का सम निकालूंगी तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करा हमने क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें से येलो कलर के कॉम्प्लेक्स कौन से हैं। तो जो आपके फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपका एक तो येलो है, सेकेंड वाला आपका ब्राइट येलो है, थर्ड वाला आपका रेड कलर है। तो हम इन तीनों को काउंट नहीं करने वाले हैं, बस हम इन दोनों को लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, देन फिलिंग करो उसमें किस तरीके से, आपके जो Eg और T2G होते हैं उसमें किस तरीके से फिलिंग होती है। फिलिंग करने के बाद जब हमने देखा कि दोनों केसेस में आपके सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर हैं, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली मेंशन करा गया है कि आपको सिर्फ क्या बनाना है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन जो नेगेटिव बेयर टेस्ट दे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेयर टेस्ट क्या होता है। बेयर टेस्ट आपका एक टेस्ट होता है जो आप अनसैचुरेशन के लिए यूज़ करते हो, बेसिकली इसमें KMnO4 यूज़ होता है। तो जहाँ पर भी आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो पिंक कलर जो होता है, सबको पता है KMnO4 पिंक कलर का होता है, तो जहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो KMnO4 क्या कर लेगा, उसको वहाँ से एडिशन करा सकता है। वो OH ग्रुप, बेसिकली जो हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होते हैं OH, वो डबल बॉन्ड के साइड में क्रॉस में एडिशन करा देता है, जिसकी वजह से आपका पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। सो बेयर टेस्ट में क्या होता है, बेयर टेस्ट में आपका पिंक कलर जो होता है, KMnO4 इसमें सबसे पहले यूज़ करते हैं हम इन बेसिक मीडियम
और आपका पिंक कलर जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है। यहाँ पे पिंक कलर आपका डीकलराइज होता है। तो सबसे पहले आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन बताने हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं आपको विदाउट नॉन एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन साइट में। 4 डिफरेंट होने चाहिए, चारों अलग अलग होने चाहिए, मतलब एलिफैटिक जो भी बने उसके पास चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन साइट होनी चाहिए। अब नेगेटिव बेयर टेस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहला ये टेस्ट होता है आपका किसके लिए? फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस के लिए ये टेस्ट होता है। तो आपके पास अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों ही केसेस में आपका क्या होगा? पिंक कलर डीकलराइज हो जाएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं C9। अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो नहीं लेना है, तो सबसे पहले अगर इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो कितना आएगा? 9 + 1 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 - 6 यानी कि 4। अब 4 जब है ना, आप यू कैन नॉट टेक डबल बॉन्ड, यू कैन नॉट टेक ट्रिपल बॉन्ड, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज एरोमेटिक बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन रिंग हमारे पास प्रेजेंट हो गई। 6 कार्बन हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपके पास आप पॉसिबिलिटी बनाते हैं कितनी बनेगी? 1 2 3, यानी एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास, एक ये वाली पॉसिबिलिटी। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में से रूल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि मेंशन क्या करा गया है इसमें कि आपके पास अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। ग्रुप्स नहीं, मतलब सॉरी, चारों पोजीशंस आपकी अलग अलग डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए। देखो, अगर मैं इसको जब बनाऊंगी मैं इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो हमारे पास ये सारे कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर आएंगे। एक बार मैंने यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया 3 कार्बन का, उसके बाद हमने 2 इथाइल और एक मिथाइल बना दिया, इसमें भी इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल, यहाँ पे आपके 3 हुआ। अब इसमें मेंशन करा गया कि 4 डिफरेंट आपके पास नॉन एलिफैटिक ग्रुप्स होने चाहिए। तो देखो 4 डिफरेंट किस में है? इसमें आपका CH3 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 सबका एनवायरनमेंट अलग है। एक आपके पास H प्रेजेंट है और एक H, तो एक आपके पास ये वाला होगा, एक ये वाला है। इसमें तो देखो क्या है, 2 इथाइल हो गए, ये सब तो सिमिलर हो गए ना, ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों भी। इस केस में भी ये वाला आपका हाइड्रोजन ये वाला सिमिलर हो गया, तो ये चारों तो अलग ही हैं। 4 डिफरेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। दूसरा इस वाले की पॉसिबिलिटी होगी 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये वाले में देखो, इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो HH यहाँ पे सारे सिमिलर प्रेजेंट हैं, तो ये वाला हमारा डिफरेंट में हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, सो सिर्फ आपके डिफरेंट अगर मैं बात करूँ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है नॉन एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन साइट में, आपके पास यही वाला होगा। एक तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन और एक, तो क्या इसके पास आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। कौन कौन से? एक 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन और एक 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, यानी CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, तो इसका कौन कौन से, इसके सिर्फ 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, एक 1 2 3 और एक 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इन द क्लेजन स्मिथ रिएक्शन टू प्रिपेयर, आपको डाई बेंजल एसीटोन प्रिपेयर करना है फ्रॉम 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब एक चीज़ और होती है, जब आप डाई बेंजल एसीटोन प्रिपेयर करोगे तो आपके पास डाई बेंजल्डिहाइड के साथ एसीटोन भी इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंड। सबसे पहले बना के देखते हैं कि आखिर बनता क्या है इसके साथ। तो आपके पास CHO प्रेजेंट है, प्लस आपको डाई बेंजल एसीटोन बनाना है। सबसे पहले CH3CO तो सबसे पहले अगर मैं NaOH यहाँ पे हमने मेंशन करा, तो OH क्या करेगा, इस वाले से अल्फा प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बना CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। ये नेगेटिव चार्ज इस वाले, सबसे पहले ये जो CHO को अगर मैं खोल के लिखूँ इसको, तो ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड OH, तो ये इस वाले कार्बन C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा। तो क्या फॉर्म होगा इसमें? CO नेगेटिव एंड वी हैव CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, नेक्स्ट है आपको H पॉजिटिव, इसमें से हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जो आपके पास COH का चार्ज है,
COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन वी हैव NaOH, तो अगेन ये क्या करेगा, इस वाले को एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, ये वाला जो प्रेजेंट है आपका। अच्छा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है और इसकी भी, ठीक है। लीस्ट मतलब लीस्ट अगर मैं बात करूँ अनहिंडर्ड, तो ये वाला CH3 है। और दूसरी चीज़ ये वाला आपके पास जो प्रेजेंट है CH2, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी तो प्रेजेंट है ये वाला, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है इसको। तो मोस्ट एसिडिक आपका कौन सा होगा, COCH3 वाला। और हमेशा बेस क्या करेगा, उसी प्रोटोन को सबसे पहले निकालता है जो आपके पास मोस्ट एसिडिक होता है, C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव और लीस्ट हिंडर्ड। अगेन वी हैव C डबल बॉन्ड OH, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसको शिफ्ट कराएगा। तो अगेन आपका क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, COH एंड वी हैव CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 COH एंड बेंजीन रिंग। आप देखो कंडेंसेशन में क्या होता है, यहाँ से H रिलीज होगा, यहाँ से OH, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल हमने क्या कराया, इसमें वाटर का लॉस कराया है, ये बनता है, ये होता है आपका डाइबेंजिल एसीटोन, ठीक है। एक बार रब कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना है यहाँ पे, सबसे पहले यू हैव CHO प्लस CH3, इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 टू गिव वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, अच्छा ये सिर्फ CH है, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH कनेक्टेड विद दिस बेंजीन रिंग। आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है आपको, प्रोडक्ट की दे रखी है ऑलरेडी 3.51 है। अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है तो सबसे सिंपली क्या करना होता है आपका, प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट यील्ड, एक्सपेरिमेंट अमाउंट जितना भी आपका प्रेजेंट है अपॉन में थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका मास दे रखा है कितना, 3.51 नहीं सॉरी 5.3 है आपके पास बेंजल्डिहाइड। अब इसको, अब ये तो आपके पास गिवन ही नहीं है ना एसीटोन, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना क्योंकि इसका मास ही नहीं गिवन है हमें। तो हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे कि इसका आपका कितना सबसे पहले मास होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मेंशन नहीं है कि इसका मास कितना है, तो इसका मास होता है आपका 106 और इसका मास होता है आपका डाइबेंजीन का अप्रॉक्स 234। तो 106 अगर मैं ग्राम पर मोल बात करूँ इसकी बेंजल्डिहाइड, इट इज़ गिविंग 234 ग्राम पर मोल ऑफ बेंजिल एसीटोन। तो 1 ग्राम के एक से कितना मिलेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड 234 डिवाइडेड बाई 106 एंड हमारे पास कितना अमाउंट है 3.51। ये मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, थियोरेटिकल यील्ड कितनी होगी 234 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 3.51। इसको कैलकुलेट करते कितना आएगा ये आपका, ये आएगा आपका अप्रॉक्स में 7.74 ग्राम्स। अब परसेंटेज यील्ड क्या होगी आपकी, कितना आपका अमाउंट निकला है 3.51 डिवाइड एक्सपेरिमेंटल मतलब थियोरेटिकल कितना है 7.474 इंटू 100, यानी कि 0.45 इंटू 100, यानी कि अप्रॉक्स में आएगा आपका 45%, ठीक है। तो यील्ड कितनी होगी इसकी आपकी 45%। एक बार रिवाइज करते हैं इसको दोबारा से। देखो आपका क्लेजन स्मिथ रिएक्शन दे रखी है, आपको डाइबेंजिल एसीटोन प्रिपेयर करना है फ्रॉम 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जब एसीटोन के साथ मिलता है देन देयर इज अ जनरेशन ऑफ द डाइबेंजिल एसीटोन। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। देन आपको ये देखना है कि आपको क्योंकि मेंशन नहीं है एसीटोन का अमाउंट, तो यू हैव टू टेक जस्ट दिस अमाउंट एज अ स्टार्टिंग
तो सबसे पहले इसका 106 ग्राम प्रेजेंट है तो 234 मिल रहा है आपको। 1 ग्राम में कितना मिलेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड 3.51 में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो अगर जब आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है, दैट इज़ ऊपर आपका क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल, जो आपका एक्सपेरिमेंट से जितनी यील्ड आई है डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द एस्टिमेशन ऑफ द 0.2 ग्राम ऑफ प्योर सल्फर, इतना आपका बेरियम सल्फेट इसने कंपाउंड ने दिया। आपको परसेंटेज निकालना है किसका, सल्फर का इन द कंपाउंड। देखो BaSO4 इसमें कितना प्रेजेंट है आपके पास, 0.4 ग्राम। अब सबसे पहले अगर मैं BaSO4 का मास निकालूँ तो कितना होगा, 137 प्लस 32 प्लस 64 यानी कि 169 प्लस 64 13 और 233, तो 233 इसका मास है। तो 233 अगर मैं ग्राम पर मोल BaSO4 में बात करूं, आपको 32 ग्राम क्या मिलेगा, 32 मिल रहा है कितना, सल्फर, क्योंकि एक BaSO4 से एक ही तो सल्फर रिलीज हो रहा है। एक BaSO4 से आपको 1 सल्फर यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो 233 से आपको 32 मिल रहा है। अगर मैं एक की बात करूँ, सिंपल यूनिटरी मेथड 32/233, कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, 0.40, तो 0.40 से कितना मिलेगा, 32 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 0.40। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.054। अब आपको क्या निकालना है, परसेंट। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना आपका अमाउंट थ्योरेटिकल आया है, जितना आपका गिवन है, यानी 0.20 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना, अप्रॉक्स 2.5 इंटू 100, ये आएगा अप्रॉक्स आपका आई थिंक 0.27 इंटू 100। तो 0.27, एक बार इसको रब करती हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.27 इंटू 100 एंड दैट इट विल बी 27%। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको हमने कैसे, अच्छा इसमें आपको 10 की पावर -1 में निकालना है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 0.27 2.7 आएगा इसका इंटू 100। सो 270 -1 में निकालेंगे तो कितना आएगा, 27% अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा, 27%। 10 की पावर -1 में कितना हो जाएगा, 2.7 इंटू 10 की पावर -1%। तो जब आप इसको 0.054 डिवाइड करोगे 0.20 से, यू विल गेट 0.27, तो अप्रॉक्स आपका 27% आएगा। माइनस में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, 270 इंटू 10 की पावर -1%। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते देखते हैं दोबारा से हमने कैसे करा। सबसे पहले देखो आपको 0.45 0.20 आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसने आपको 0.20 BaSO4 दिया। तो सबसे पहले इसमें आप BaSO4 से मास निकालोगे तो 233 से आपको कितना मास मिला है, 32। तो एक से कितना मिलेगा, 0.40 से आपको इतना मास मिलेगा। जब आपको परसेंट निकालनी रहती है तो आपके पास कितना अमाउंट प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, टोटल नंबर ऑफ आपको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने हैं NO2 नेगेटिव। तो NO2 नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है आपका, इधर आपका डबल बॉन्ड होता है, देन एक नेगेटिव चार्ज इस पे। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, NO2 नेगेटिव आयन का लुईस बेस में। तो इसके कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स, एक आपके पास ये वाला है 2, एक आपके पास 3, 4, 5 और एक 6, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी एक तरीके से लोन पेयर में ही काउंट होगा। ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास इसमें कितने होते हैं, 6 लोन पेयर आर प्रेजेंट। ओके, सो दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू।